हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हमें एक ऐसे ही एक्सपर्ट की जरूरत है जो हमें सही जानकारी दे, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और हर घर में इससे बचाव हो सके। तो मैं जिनको आज इनवाइट करने जा रही हूँ वह एक आयुर्वेदिक आचार्य हैं, गॉड ऑफ ग्रेस। वह नाड़ी परीक्षण में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वह एक योगा एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, वह गुरुकुल में चीफ कोऑर्डिनेटर है, मेगाई लीडर है। अगर अनुभव की बात करूं तो 23 साल का उनका अपना एक अनूठा अनुभव है, जिसके से वह लाखों लोगों को अभी तक लाभ पहुंचा चुकी हैं। इतनी 1000 से ज्यादा वह हेल्थ वेबिनार ले चुकी हैं। अपने सरल स्वभाव से, अपने ज्ञान के अनुभव से वह आज हम सबको ही बेनिफिट दे रही हैं। तो ऐसी प्रतिभाशाली ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं आप सबके लिए इनवाइट करना चाह रही हूँ। डॉक्टर स्वाति मैम, प्लीज वेलकम टू मैम। Thank you so much, Kamlesh ma'am. Once again, we are here to listen and discuss our health issues. Okay, so yes, topic जैसे कि कमलेश मैम ने बताया, हाइपरटेंशन। टेंशन आ रहा है रिलीज कर दीजिए। जी हाँ, यह साइलेंट किलर है, लेकिन हमारे पास इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशंस है। चलिए देखते हैं ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके ऊपर हम धीरे धीरे कैसे काबू कर सकते हैं। 30-40 साल पहले एक मतलब ऐसे कहा जाता था कि अरे आपको हाइपरटेंशन है, बीपी है, और आज कैसे कहा जाता है आपको बीपी नहीं है। इतना कॉमन हो चुका है, दो इट इज कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल, है ना। ये कॉमन तो हो गया है बट ये नॉर्मल नहीं है किसी भी एंगल से। ये पहली स्टेप हो सकती है हार्ट डिसीज की, ये पहली स्टेप हो सकती है हेमरेज की, ये पहली स्टेप हो सकती है स्ट्रोक की। तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे पेशेंट्स में पिछले 24 साल से प्रैक्टिस में हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैडम मुझे एक 10 साल से बीपी की शिकायत शुरू हुई। स्टार्टिंग में मैं 2.5 mg लेता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 25 mg की लेता था पहले, लेकिन अभी सिर्फ उसके बाद डॉक्टर ने 50 का कर दिया, फिर उसके बाद डॉक्टर ने 100 का कर दिया, अभी 100 mg लेता हूं मैं, और मैं फिट हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू प्लीज टेल मी, हर बार ये mgs बढ़ रहे हैं और फिर भी वो बंदा कह रहा है कि मैं फिट हूँ। क्या इससे आप सहमत हैं? अच्छा, वो छोड़िए। दूसरी बात कि आज अगर आपको बीपी डिटेक्ट होता है तो जनरली डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अगर आप शाम में मरने वाले हो तो सुबह भी ये गोली लेनी है, एक दिन भी आपको अवॉइड नहीं करनी है। am I right? क्या मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ? ये चीजें हो रही है, और डेफिनेटली ये जब हो रहा है तो हमें इसको कहीं ना कहीं देखना बहुत जरूरी है कि अगर कंटिन्यूअसली हम पिल्स, बीपी कंट्रोलिंग पिल्स ले रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आज मैं पिल्स नहीं लिया लेकिन फिर भी मेरा बीपी नहीं बढ़ा है। क्या ऐसे होता है? डेफिनेटली नहीं। अगर गलती से आप इस ट्रीटमेंट को, मतलब रोज जो बीपी कंट्रोलिंग पिल्स लिए जा रहे हैं, उसको आपने स्टॉप भी कर दिया, तो पता है क्या होता है, आपका बीपी एकदम से राइज हो जाता है और आपको डॉक्टर बोल देता है, बहुत डांट भी देता है, घर वाले भी बोलते हैं कि अरे क्या जरूरत थी बंद करने की। ऐसे होता है ना। तो चलिए देखते हैं कि ये साइलेंट किलर
किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होते जा रहा है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जरा देख लेते हैं। बहुत कॉमन हो चुका है ये। आपको बता दूं, जो ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, हर अडल्ट में मतलब 3 में से 1 पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, 4 में से 1 प्री हाइपरटेंशन का डिटेक्ट होते जा रहा है, और 5 में से 1 तो अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं है कि उसको बीपी हुआ है। तो जरा देखिए, इस तरीके से अगर हमारा सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में ये हो रहा है, इस तरीके से बीपी बढ़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अमेरिकन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 7% बहुत कम है ये, आने वाले दिनों में इंडिया में तो 60% लोग बीपी के शिकार हो चुके होंगे 2025 तक। बहुत दूर नहीं है, अभी 2021 चल रहा है। ये एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन किसके बलबूते पे लिया गया? ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो आंकड़े देख रहे हो ना, उसके स्टैटिस्टिक पे लिया गया है कि आने वाले 3-4 सालों में 70% लोगों को बीपी हो सकता है। ये बीपी किस तरीके से नॉर्मल या उसके कुछ स्टेजेस हैं क्या, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। वो आपको लो ब्लड प्रेशर जो एकदम फेंट कलर में दिखाई दे रहा है, जो कि एक नॉर्मल होता है। सिस्टोलिक जो है वो 90 होता है और डायस्टोलिक 60 होता है। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला और डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला। ओके, सिस्टोलिक का मतलब होता है जब आपका हार्ट पंप होता है तब कितने प्रेशर से वो ब्लड को फेंकता है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक। और 2 सिस्टोलिक के बीच में जो गैप होती है उसे कहते हैं डायस्टोलिक, क्योंकि जब पंप करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब दोनों के बीच में का जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इंडिकेट करता है रिलैक्सेशन। ओके, तो अगर 90 से कम अगर सिस्टोलिक है आपका ऊपर वाला है और 60 से कम नीचे वाला है, तो इसे लो बीपी कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर पे दुनिया में कहीं पर भी एक भी गोली नहीं है। कौन सी भी पैथी रहने दो, वहां पे कोई भी ऐसी एक भी पिल नहीं निकली है कि जो आपने खा लिया और एकदम से आपका बीपी बढ़ गया या नॉर्मल हो गया। क्योंकि लो बीपी वन ऑफ द डेंजरस कॉज ऑफ डेथ, बिल्कुल समझ में नहीं आता और ये डेथ तक जा सकता है। सो लो बीपी कभी भी इग्नोर नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होती है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर देते हैं, उसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कि 90 to 190 19 के बीच में, 19 to 120 के बीच में अगर है सिस्टोलिक तो वो नॉर्मल है और उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक 60 to 80 के बीच में अगर है तो उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हाई नॉर्मल के ऊपर हम देखना चाहे तो 120 to 140 ये हाई नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल एकदम हाई लेवल पे चला गया है। डायस्टोलिक वहीं पे डायस्टोलिक 80 to 90 के बीच में अगर है तो वो उतना वो हाई नॉर्मल कहा जा सकता है। अब हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज आती है कब? अबव 140 to 160। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है 90 to 100, नीचे वाला अगर 90 to 100 के बीच में है तो वो हाइपरटेंशन की पहली स्टेज है। सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन की अबव 160, अगर सिस्टोलिक चले जाता है और डायस्टोलिक
अबाउ 100 चला जाता है तो उसे हाइपरटेंशन की सेकेंड स्टेज कहा जाता है। हाईएस्ट बीपी जो कि बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, वहां पे आपका हार्ट एकदम से ब्लॉक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हिमोरेज हो सकता है। ऐसी स्थिति कब आती है? जब आपका बीपी 180 से ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है 110 से ऊपर। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे पेशेंट्स में आती है। अगर वो इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स अगर वो कंट्रोल में आ जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो सोचना पड़ता है। ओके, तो ये थोड़ी सी एक बता दिया मैंने कि किससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि अपने आप को कि मेरा कितना है। देखिए, ब्लड प्रेशर जो होता है, अभी जो मैंने कहा कि टॉप नंबर जो होते हैं वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारे हार्ट का, उसे कहते हैं। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जब मायोकार्डियल मसल्स रिलैक्स होते रहते हैं तब उसे कहा जाता है डायस्टोलिक। आपके स्क्रीन के ऊपर लगे तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप अपना अपना चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली चेक करना ही चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर जो है वो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसके ऊपर कितने फोर्स से हार्ट पंपिंग कर रहा है, उसका जो प्रेशर है वो हम नापते हैं। कहाँ से? यहाँ से, जहाँ पे कोहनी फोल्ड होती है वहां से नापा जाता है। ओके, सो ये नॉर्मल, एलिवेटेड, हाई, अभी जो हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, वो उसी का एक अलग वर्जन में बता रही हूँ। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कब हमें बीपी चेक करने के लिए जाना चाहिए? डिजीनेस लग रहा है कंटिन्यूसली, एक दिन लग रहा है तो मत चेक करो, लेकिन अगर काफी दिनों से आपको डिजीनेस लग रहा है, चक्कर आए जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है, या काम में आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो, तो विदाउट एनी रीजन अगर आपका हेडेक हो रहा है तो भी आपको बीपी चेक करना है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि सर्दी जुकाम हो गया है, टेम्परेचर आ गया है और आपका सर भारी है, तो इट्स ओके, उसके लिए बीपी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर मेंटल स्ट्रेस की वजह से या कोई और कुछ चीजों की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देन नेजल ब्लीडिंग भी कभी कभी हो सकती है, एकदम हाई बीपी अगर हो गया ना तो नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर आप महसूस करते हो, मतलब नीचे झुककर कुछ काम कर रहे हो और एकदम से आपको उठकर ऐसी सांस लेनी पड़ रही है, तो पता चल जाता है कि आपका बीपी कुछ तो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। या फिर जीना स्टेयरकेस आप चढ़ के जा रहे हो और वहां पे आपको कुछ ना कुछ अनईजी फील हो रहा है, ऐसे जकड़न हो गया जैसे महसूस हो रहा है, तब भी आपको बीपी चेक करना चाहिए। इसके रीजंस जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन, अब हम जानते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं। ज्यादा जंक फूड खाना, उसके बाद ज्यादा नमकीन, सोडियम का बहुत ज्यादा इंटेक लेते रहना, हाई मतलब ओबेसिटी, बहुत ज्यादा वेट अचानक से बढ़ रहा है तो भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। डायबिटीज है, थायराइड है, या फिर मेंटल स्ट्रेस, ये तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एक नंबर पे अगर कौन सा हम ले सकते हैं कॉज में, तो वो है टेंशन। बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग, जिनको टारगेट्स दिए जाते हैं और वो वक्त पे अगर कम नहीं अचीव नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है और उसी में से हाई बीपी के वो शिकार बन जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी अवेयर, इट इज अ साइलेंट किलर। रिस्क फैक्टर कौन से हो सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए? रिस्क फैक्टर जो है आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एकदम वेट बढ़ना, जैसे मैंने अभी कहा, एज वाइज एकदम से वेट बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि हमारा हार्ट तो उतना ही है जितनी हमारी मुट्ठी बंद होती है ना,
वेट बढ़ गया तो बाकी चीजें बढ़ गई है, मतलब फ्लैश बढ़ गया है, लेकिन हार्ट तो उतना ही है, पहले जितने पंपिंग कर रहा था जिस तरीके से उतना ही उसको पंपिंग करने की क्षमता है, लेकिन अभी अपना वजन बढ़ गया है, फ्लैश मटेरियल बढ़ गया है, और हर एक सेल को सही तरीके से ब्लड सप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है हार्ट की। और वहीं पे पंप हार्ट क्या करता है, जब बाकी फ्लैश बढ़ जाता है तो उसको जोर से काम करना पड़ता है, जोर जोर से वो पंपिंग करना शुरू कर देता है। और ये जो जोर से पंपिंग करना शुरू कर देता है ना, दैट इज नथिंग बट ब्लड प्रेशर। ब्लड कितने प्रेशर से आ रहा है वो हमें दिखाई देता है चेक करने के बाद। जेनेटिक फैक्टर एक हो सकता है, अगर आपके माँ बाप को है और आपके घर में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है सब केस में, तो ये जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है, रिस्की फैक्टर। देन एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है वो अभी बहुत अलग हो गए हैं, जैसे कि एक ही जगह पे बैठकर काम करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं रहा है ना, और उसकी वजह से जो वेट बढ़ रहा है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए इनफ है। जरा देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हमें क्या पता होना जरूरी है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट इग्नोर दैट। हम बहुत लाइटली ले लेते हैं उसको, बीपी तो बढ़ा है, गोली ले लो कम हो जाएगा, लेकिन उन गोलियों के क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ये आपको नहीं पता। हमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हार्ट डिसीज को इन्विटेशन है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, एट द सेम टाइम डैमेज टू द ब्रेन, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, आईज डैमेज हो सकते हैं। देखिए, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, यू हैव टू कंसिडर। तो ये इन वाइटल ऑर्गन्स के हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सजग रहना जरूरी हो जाता है। जैसे कि बार बार डॉक्टर की तरफ से आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आपके घर पे भी हो सकती है, उससे आप बीपी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बताना चाहूंगी मैं, जब हाई बीपी कंटिन्यूसली रह रहा है तो एक आध बार तो भी डॉक्टर की तरफ से आप चेक करके लेना, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो है ना वो कभी कभी धोखा भी दे सकती है। मेरे मतलब प्रैक्टिस में काफी सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं, वो बहुत अवेयर है, अपने सेहत के बारे में बहुत ज्यादा कॉशियस है, लेकिन वो घर पे ही ये इलेक्ट्रॉनिक की तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के साथ अगर वो देख रहे हैं तो उसमें गलतियां हो सकती है या फिर सही रीडिंग नहीं आ सकती है। देयर आर सो मेनी मशीन एरर्स, तो उसके ऊपर हमेशा ध्यान नहीं रखना। हाँ, एक आध बार घर पे चेक करो तुम, लेकिन एक हैबिट बना लो, हर 3 महीने के बाद मुझे बीपी चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तब आपको पता चल जाता है कि मेरा बीपी नॉर्मल है नहीं। एट द सेम टाइम आपको अपने वजन का भी ख्याल रखना है, हेल्दी डाइट लेना है, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करना है, बहुत मतलब कम से कम अपने आप के लिए आधा घंटा तो भी रोज निकालना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करना है आपको, सॉल्ट को लिमिट करना है, लिमिटेड सॉल्ट लेना है। मतलब आपने अगर ये तय कर लिया ना कि ऊपर से मुझे सॉल्ट लेना ही नहीं है, तो आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहे। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका बीपी लो होते रहता है, उसको सॉल्ट लेना पड़ेगा। सबके साथ अपने आप को काउंट मत करिए फिर, क्योंकि हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, भले वो एक घर से क्यों नहीं बिलोंग करे। पता है ना, हमारा नेचर भी बहुत अलग अलग होता है एक घर में रहकर, राइट।
और स्ट्रेस को मैनेज करना है आपको, जो कि आज रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है। छोटा बच्चा जिनकी अभी एग्जाम शुरू है, वो भी आपको कहते हुए दिखाई देगा कि मुझे मेरी एग्जाम चल रही है, मुझे टेंशन है है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हैंडल कैसे करें, इसके बारे में सोचना और बच्चों को सिखाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो एक्चुअली तब ये मतलब टेंशन या बीपी बच्चों में नहीं दिखाई देता था। लेकिन यू विल बी सरप्राइज, मैंने 15 से 16 साल के बच्चों को भी हाइपरटेंशन का शिकार होते हुए देखा है। यस, आई हैव ट्रीटेड सच टाइप ऑफ पेशेंट्स। सो अब एज लिमिट किसी भी चीज के लिए नहीं रही है, कभी भी कौन सा भी कुछ भी हो रहा है, तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा। ओके, देन इस हाइपरटेंशन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन से ऑर्गन पे ये किस किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये हम देखते हैं। पर्टिकुलरली स्ट्रोक जो होता है वो ब्रेन में होता है। एकदम से बीपी हाई हो गया तो हमारे सर की नसें जो होती है वो बहुत थिन लेयर्ड होती है। बाकी आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं उसको 3 लेयर में वो बनी रहती है, लेकिन ब्रेन की जो होती है वो सिर्फ एक ही लेयर की बनी हुई होती है। और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, वहां पे बहुत प्रेशर से पंपिंग होती रहती है और बहुत प्रेशर से ब्लड आते रहता है, और वहां पे अगर एकदम थिन लेयर है उसका उस आर्टरी का, उस वेन का, तो इमिडिएटली वो फट जाता है। आपने सुना होगा हाई बीपी हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और वो आईसीयू में एडमिट है, या फिर वो नहीं रहा। सॉरी टू से, बट ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने इग्नोर किया बीपी को, आपने देखा नहीं है। हमारी बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ डॉक्टर। वो कभी भी धोखा नहीं देती है, वो हमेशा नॉकिंग सिम्टम्स आपको बताती रहती है। हम है कि उसको इग्नोर करते रहते हैं। क्या मैं सही जा रही हूँ? आपको मतलब ये मानते हैं ना आप? बहुत सारे आपके आजू बाजू में होंगे या फिर आप भी हो सकते हैं जो इग्नोर करते हैं। ओके, देन लॉस ऑफ विजन हो सकता है। रेटिना में जो अगेन आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो भी बहुत थिन लेयर्ड होती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड एकदम फोर्सफुली अगर पंपिंग हो रहा है, तो सबसे नाजुक जो आर्टरीज एंड वेन्स है वो फट जाती है और विजन लॉस हो सकता है। किडनी में भी डिसीजेस डेवलप हो सकती है, क्योंकि किडनी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड में से सारी इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है, और वहीं पे अगर ये ब्लड बहुत फोर्सफुली आ रहा है तो डेफिनेटली किडनी के हर एक स्ट्रक्चर को हैम्पर हो जाती है किडनी, और किडनी के डिसीज डेवलप हो जाते हैं। बोन लॉस भी होता है। जी हाँ, बोन लॉस, इसका मतलब ये है कि हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो कैल्शियम ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। कैल्शियम ब्लॉकर्स का ये होता है कि आपके बोन डेंसिटी को वो कम कर देता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि बोन लॉस भी होता है इसमें। देन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, वो तो बिल्कुल उसके साथ साथ ही आते रहते हैं। हार्ट डिसीज, बट ऑफ कोर्स जैसे प्रेजेंटेशन शुरू हुआ मैंने यही बताने की कोशिश की है कि बीपी would be the first step of heart disease. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनको भी हाइपरटेंशन है उनके लिए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना कि ये जो बीपी है ना उसको हल्के में नहीं लेना। जब भी एकदम से बीपी हाई हो जाता है तो आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। आपके घर में होंगे कुछ बुजुर्ग लोग होंगे जिनका बीपी हमेशा फ्लक्चुएटिंग में रहता है, हाई होते रहता है, तो पता है क्या करना चाहिए? एकदम से शांत बिठाना चाहिए उनको। अगर आपको होता है तो आपको भी शांत बैठना है, आंखें बंद करके
और जिस भी चीज को, जिस चीज से आपको प्लेजेंट महसूस होता है, सुकून महसूस होता है, उसको याद करिए। बस ये भी अगर आप करना शुरू कर देते हैं ना, और अपने माइंड को रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत आसानी से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। बट ऑफ कोर्स आपके पास तो वो गोली है ही, वो तो लेनी है। ये मत समझना कि मैंने ये बता दिया तो हमने वो गोली नहीं ली मैडम, यही कर दिया। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। गोली का काम गोली करती है, लेकिन रोज अपने माइंड को रिलैक्स करना भी उतना ही जरूरी है। रिलैक्स करने के लिए और कुछ चीजें होती हैं जो हमें प्रैक्टिस में लाना बेहद जरूरी है, जैसे कि खान पान के बारे में। हम आजकल देख रहे हैं बहुत ज्यादा मार्गारीन यूज किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, बर्गर, पिज्जा, इन सब में, केक्स में मार्गारीन यूज किया जाता है। वहां पे असली घी यूज नहीं किया जाता, तो उसको कम करना है आपको। फिर कंप्लीट होल मिल्क जो होता है उसको भी आपको कम करना है, क्योंकि उसमें यस फैट बॉडीज रहते हैं, इसीलिए। देन टीन जो टोमेटो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सॉस है, प्यूरी है, उसको अवॉइड करिए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। और ये सोडियम क्या करता है? यस, वेरी करेक्ट, ये सोडियम हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। और इसीलिए ये टिन टोमेटो टोमेटो के जो भी कुछ प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करें। अल्कोहल, यस, अल्कोहल एक बहुत ही बेकार चीज है हाइपरटेंसिव लोगों के लिए। टेबल सॉल्ट टोटल अवॉइड करिए। स्वीट्स जिसमें सैक्रिन यूज किया गया है, पेपरमिंट वगैरह जो होता है ना, उसमें रियल शुगर नहीं डाली जाती है, सैक्रिन डाला जाता है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में लगता है। और ये सैक्रिन बहुत ही ज्यादा हमारे जो मायोकार्डियल मसल्स है उसको ढीला बना देते हैं, उसमें ग्रिप नहीं रहती है। इसीलिए बाहर के स्वीट्स खाते हुए बहुत ही एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी। बीन्स में, टिंड में कुछ बीन्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा बेबी कॉर्न होते हैं, वो टिंड पैक होते हैं ना, वो भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें सेकेंड ग्रेड के प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। ऑफ कोर्स फास्ट फूड में तो फास्ट फूड किल्स फास्ट, है ना, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। रेड मीट को भी आपको अवॉइड करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बीपी है आपके पास ना आए, या फिर अगर आपके घर में आ चुका है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें बेहद जरूरी है। एट द सेम टाइम एक मैं पिरामिड देना चाहती हूँ आपको। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एक बेहतरीन प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस्ड डाइट जिसे हम कह सकते हैं, उसका यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको। सबसे ज्यादा आपको क्या खाना है? यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि हमारे सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और कार्डियोटॉक्सिसिटी भी कम कर देती है। सेकेंड लेवल पे आपको खाना चाहिए ग्रेन्स, है ना, पर डे खाना चाहिए। जैसे कि अगर ब्रेड खाना ही है आपको तो ब्राउन ब्रेड लीजिए, मल्टीग्रेन ब्रेड भी आजकल आ रहे हैं, वो ले सकते हैं आप। काफी सारे ग्रेन्स के साथ रोज आपके थाली में ग्रेन होना बहुत जरूरी है, इन द सेंस पल्सेस या स्प्राउटेड फूड, हाँ, ये लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप योगर्ट ले सकते हो, थोड़ा सा नॉनवेज भी ले सकते हो, लेकिन विदाउट स्पाइसेस, जहाँ पे फैट बॉडीज नहीं आ रही है, ऐसा आप ले सकते हैं। एट द सेम टाइम उसके बाद अगर नंबर आता है तो नट्स, बीन्स, ये पर डे खाने हैं आपको, वो भी थोड़ी मात्रा में। ऑयल, मायो, ये जो है ये भी आपको बहुत कम 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 लेना है। देखो ऐसे पिरामिड ऊपर जा रहा है ना, ये इस तरीके से। और सबसे कम क्या लेना है? तो आपको स्वीट्स लेने हैं सबसे कम, और वो भी 5 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार। इसका मतलब है हफ्ते में एक बार स्वीट्स खा सकते हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसके बाद मतलब खाना खाने के बाद स्वीट खाने का बहुत क्रेविंग होते रहता है। ऐसे लोगों ने अपना बीपी चेक करते रहना है। मत खाओ ये नहीं कह रही हूं मैं, अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो आप खा सकते हैं। इसीलिए, और हमारे शरीर में कब कैसे चेंजेस हो सकते हैं ना, वो हमें नहीं पता होता है। तो मैं यहाँ पे आप सब लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप हर 3 महीने में कम से कम एक बार अपना बीपी जरूर चेक करवा लीजिएगा। साथ में हमें योगा की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे जो योगा पोस्चर्स है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को नॉर्मल रखने के लिए और बीपी नॉर्मल करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। ये अगर सारे पोस्चर्स बीपी के पेशेंट्स रोज 10 मिनट के लिए करें ना, तो उनको अपने आप फर्क महसूस होगा 1 आध महीने में कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बार हमने देखा है कि बीपी की गोली शुरू होती है फिर भी उनका बीपी कंट्रोल में नहीं होता है। एक दिन भी अगर बीपी की गोली देर से ले ली तो भी उनको तकलीफ होती है। वहीं पे अगर आप योगा कर रहे हो और साथ में ये बीपी कंट्रोलिंग पिल्स भी ले रहे हो तो आपका बीपी हमेशा फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगा, हमेशा नॉर्मल होने की तरफ जाएगा। ओके, सो ये एक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुलोम विलोम प्राणायाम, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो 3 नाड़ियां होती है, सुषुम्ना सेंटर वाली होती है, इड़ा पिंगला दोनों साइड की होती है। इड़ा नाड़ी जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, पिंगला जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है जो गर्म होती है। तो इन तीनों भी नाड़ियों को नॉर्मल अगर रखते हैं तो आपका बीपी किसी भी हालत में नहीं बढ़ता। यस, ये एक साइन है कि आपका बीपी अगर नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये तीनों नाड़ियां नॉर्मल है। या फिर आपने इन 3 नाड़ियों को नॉर्मल किया, वो कैसे कर सकते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी आप कर रहे हो तो आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को न्यूनता देते हैं। वो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को भरपूर मिल रहा है। तो ऐसे में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। वहीं पे शीतली प्राणायाम भी बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आपका एंगर, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी बहुत जल्दी जुप बोल के नीचे आ जाती है अगर आप ये शीतली प्राणायाम करते हो। बीपी भी नॉर्मल करने में ये बहुत बेहतरीन साबित हो चुका है। कई सारे पेशेंट्स को इसके प्रैक्टिस में जब लेकर आते हैं हम, तो उनको इससे फायदा होता है। इवन आपके सर के बाल जो सफेद हो रहे हैं ना, उसको कम करने के लिए भी शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा रहन सहन और खान पान। क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो इस्तेमाल करके हम अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं है। हमारा मैग्नीशिया का व्हाइट टी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। एट द सेम टाइम कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी बाहर निकाल के फेंक देता है, और रोज हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं ना, उनको क्लीन करते रहता है। तो व्हाइट टी यूज करना चाहिए। जितने भी हार्ट पेशेंट हैं आपके घर में, आपके आजू बाजू में, उनको ये रिकमेंड करिए। बेहद सही तरीके से उनको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमने देखा कि इवन बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है कैल्शियम ब्लॉकर्स जब हम शुरू कर देते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो वहीं पे ये बोन डेंसिटी को बढ़ा देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर बीपी कंट्रोल सपोर्टिंग सिस्टम। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स, यस, एंटीऑक्सीडेंट्स ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें 12 से 14 फल डाले गए हैं जो कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं।
इसमें कुछ फल ऐसे हैं जैसे कि अनार है, वो आयुर्वेद में उसे रुद्र कहा गया है। रुद्र का मतलब होता है, जी हाँ, हृदय को, हार्ट को एनहांस करने वाला, उसको ताकत देने वाला। इसमें काफी सारे ऐसे फ्रूट्स है जैसे कि कीवी है, ओवाकाडो है, ये बहुत ज्यादा फाइबर रखते हैं अपने आप में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। इसमें जो आप पाइनएप्पल देख रहे हो वो बेहतरीन एंटासिड है, यहाँ पे वो एंटासिड का काम करता है। एप्रिकॉट, देन अकाई बेरी, स्ट्रॉबेरी, गूसबेरी, ये सारे जो फल हैं वो मायोकार्डियल मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में काम आते हैं। तो कीवी ये भी एक बेहतरीन फल है हार्ट की पोजीशन को ठीक रखने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट जूस भी आप दे सकते हैं। देन सीकेयर, बेहतरीन प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि जिनको भी ये बढ़ता है ना, बीपी बढ़ता है, जिनका भी बीपी बढ़ता है उनको अंदर से ऐसे गर्म होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है। इसको आयुर्वेद में दाह कहा गया है। अंदर से जब दाह होता है ना तब बीपी अपने आप बढ़ने लगता है। संताप, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तब भी बीपी बढ़ता है। तो ऐसे में उसको काम डाउन करने के लिए बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है गुड़ुचि, और गुड़ुचि इससे केयर एंटीऑक्सीडेंट्स में है। एट द सेम टाइम इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है यहाँ पे, कहाँ, आंवले में। तो आंवला और गुड़ुचि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना सही तरीके से जाता है, और पर्टिकुलरली गुड़ुचि काम में आती है हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स को सपोर्ट करती है बहुत, उसका कैलिबर बढ़ाने में काम आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सी केयर वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। जी हाँ, ब्लैक क्यूमिन और C98 कुरकुमिन, ये दोनों भी बेहतरीन काम करते हैं। कैसे? ब्लैक क्यूमिन जो है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी को कम कर देता है, और ये थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी होने की वजह से जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में डेवलप हो रहा है उसको गलाने का काम करता है। हमने देखा कि बहुत ज्यादा वेट अगर बढ़ गया है तो भी बीपी बढ़ सकता है, और ब्लैक क्यूमिन एडिपोज टिश्यूज को गलाने में काम आता है। सो ब्लैक क्यूमिन वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, अभी मैंने बताया कि जब भी बीपी बढ़ जाता है तो आपके शरीर के अंदर हीट बढ़ जाती है। उसका ख्याल रखना कि आपकी प्रकृति कैसी है। अगर पित्त प्रकृति है और अगर आपके शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा हीट है, तब प्लीज ये ब्लैक क्यूमिन यूज करना अगर है तो किसी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, अपने मन से ना करें, क्योंकि ये दिल का मामला है। C98 कुरकुमिन जो है वो वासोडाइलेटर के तौर पे काम करता है। ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब आर्टरीज एंड वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर बीच में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड फ्लो में कुछ ऑब्स्टेकल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि प्लक वगैरह फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो जो आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ना, उसको डायलेट करना जरूरी होता है टू गेट ब्लड फ्लो इजीली। वहां पे ये C98 कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ, जिस दिन आपकी नींद अच्छी हो गई है दूसरे दिन कितना फ्रेश लगता है ना, गिडीनेस नहीं लगता या फिर ड्राउजीनेस नहीं आता, एकदम फ्रेश फील करते हैं हम, है ना, चक्कर नहीं आते हैं। तो ऐसे में ये नाइस नाइट बड़ा अच्छा काम करता है। सॉरी, ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम ये नाइस नाइट है तो रात में ही लेना चाहिए ना। नहीं, आपके ये नाइस नाइट तो आपके ब्रेन में जो एक हार्मोन होता है जो कि आपको काम रखने में मदद करता है, उसको वो रेगुलेट करता है। मैंडेटवेल रेगुलेट करता है, ये ना कम करता है ना ज्यादा करता है, ये रेगुलेट करता है। और ये रेगुलेट करते हुए अगर काम कर रहा है तो आपको नींद नहीं आती इससे, जो भी आप नींद ले रहे हो वो कंप्लीट फील कराती है। ये नाइस नाइट आप बीपी पेशेंट को सुबह शाम भी दे सकते हो। तो कीप
their mind calm. So thank you so much my dear friends. आज फिर से हमने एक बेहतरीन टॉपिक को यहाँ पे रखा. आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ये जो जानकारी मिली. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट थर्सडे अगेन मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ. थैंक यू. ओवर टू होस्ट. अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं. आपको हैंड रेज करना है. मैं उस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती हूँ. किसी को कुछ क्वेश्चंस है? आई थिंक नहीं. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. यहीं पे हम इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं. थैंक्स अ लॉट.